जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो ना केवल आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देगा, साथ में आपको एक बार जो है पूरा ओवरव्यू देगा अप्लाइड फिजिक्स 1 का। यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को साथ में देखेंगे तो देखें ही, लेकिन उसके साथ साथ हम रिवीजन भी करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि वैसे छात्र छात्राएं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको पता चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। सो यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से यूनिट नंबर 1 में आपको मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, सो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तीन बातों को आपको याद रखना है। तीन क्वेश्चन जो है यहाँ पर यूनिट से ही बनता है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो फंडामेंटल ऑफ यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड दोनों जो है साथ में चलता है। उसके बाद आपको सिस्टम ऑफ यूनिट आता है। तो फंडामेंटल ऑफ यूनिट किसको बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट, यानी कि फंडामेंटल यूनिट उसको बोलते हैं द यूनिट विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर यूनिट फॉर दियर मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। यानी कि वैसा यूनिट जो मेजरमेंट के लिए किसी भी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ये वीडियो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम रिवीजन भी करा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मेरे प्रिय छात्रों। सात जो है फंडामेंटल यूनिट होता है, जैसा कि आप सबको जानते हैं। लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट जो है मीटर होता है। मास होता है, मास का यूनिट केजी होता है। टाइम होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, करंट का आपका एम्पियर हो गया। उसके बाद टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का आपका केल्विन हो गया। अमाउंट ऑफ सबस्टांस हो गया, जिसका यूनिट जो है मोल होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी होता है, जिसका यूनिट जो है कैंडेला होता है। सो ये जो है आपका सात जो है फंडामेंटल यूनिट है। यहाँ पर आपको फंडामेंटल यूनिट से ना केवल आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है कि लुमिनियस इंटेंसिटी का आपका एसआई यूनिट क्या होगा। तो आपको जो है चार ऑप्शन दे देगा। तो लुमिनियस इंटेंसिटी का आपका यूनिट होता है कैंडेला। सो इस तरह का जो है आपको फंडामेंटल यूनिट से आपको एमसीक्यू आने वाला है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है डिराइव्ड यूनिट, वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड हुआ है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। द यूनिट विच डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी हो गया, ये जो है मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर और सेकेंड का हो गया टाइम। तो मीटर जो है फंडामेंटल से आया है और सेकेंड भी फंडामेंटल से आया है। सो ये जो है डिराइव्ड यूनिट होगा। इस तरह का जो है काफ़ी जो है आपका लिस्ट होगा डिराइव्ड यूनिट का, जो कि आपने याद किया होगा। लास्ट जो है आपका हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में चार होता है, सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, एपीएस होता है, एसआई यूनिट होता है। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, और एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, और एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो सीजीएस में हम सेंटीमीटर को लेंथ में, और मास को हम ग्राम में, और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। सीजीएस जो है सबसे पहले कहाँ आपका डिस्कवर हुआ था, तो सीजीएस जो है फ्रांस का यूनिट है, सबसे पहले फ्रांस में डिस्कवर किया गया था। इतना पॉइंट आप लिख दीजिएगा, खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं एमकेएस। एमकेएस क्या होता है, तो एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस में लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है। उसके बाद हो गया एफपीएस। सो एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। यहाँ पर हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को हम पाउंड में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है सभी लोग साइंटिस्ट लोग मिलकर जो है बैठकर जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाए, जो कि जो है इंटरनेशनली हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर फोर्स कहा जाए तो फोर्स का एसआई यूनिट जो है न्यूटन होता है। सो इतना जो है अगर आप लिख दीजिएगा तो आपका जो है सिस्टम ऑफ यूनिट खत्म। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जो आपने 9th 10th में पढ़ा था वही क्वेश्चन हमने डाला है, और काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको पहला यूनिट का कंप्लीट हो गया। टोटल जो है हमने 4 क्वेश्चन लिखा है, चारों क्वेश्चन को हम रिवीजन कराते हैं। दूसरा है डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला में आपको जो है याद कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए अगर पूछ देगा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो एल टी का पावर -1 होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर पूछ देगा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो एम एल टी का पावर -2 हो गया। यानी कि आपको फार्मूला याद कीजिएगा तो आपको जो है डायमेंशनल फार्मूला अपने आप को याद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको पूछ देगा मोमेंटम का, तो मोमेंटम का हो गया मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि एम एल टी का पावर -1।
यानी कि डायमेंशनल फार्मूला में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है राइट द डायमेंशनल फार्मूला, 4 को क्वांटिटी दे दिया, आपको डायमेंशनल फार्मूला लिख देना है। कभी कभी 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 को क्वांटिटी दे दिया, फोर्स दे दिया, एरिया दे दिया, प्रेशर दे दिया, वर्क दे दिया, मोमेंटम दे दिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे दिया, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए। तो ये जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। तो डायमेंशनल फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, तभी आपको काम आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है? ये जो है फार्मूला को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको पढ़ना नहीं, हम आपको यहीं पर पढ़ा दे रहे हैं। आपको जो है दिमाग में जो है आ जाना चाहिए, दिमाग में जो है आपको रिवीजन होते रहना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन फार्मूला, ये जो है किसी भी फार्मूला को चेक करने के लिए होता है। इसमें जो है चेक कैसे करते हैं, अगर हर एक टर्म यानी कि ईच टर्म जो है ऑफ द इक्वेशन अगर सेम होगा तो हम उसको बोलेंगे कि फार्मूला जो है करेक्ट है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये जो है आपका फार्मूला है। आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन फार्मूला से। उसके बाद इसका कुछ लिमिटेशन होता है, इसी के अंदर में आएगा। लिमिटेशन क्या है कि ये फार्मूला जो है कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता है। ये फार्मूला जो है प्लस होगा माइनस होगा क्या होगा, ये जो है इसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ये फार्मूला जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग, लॉगरिथमिक, ये सब के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये सब के बारे में जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब के बारे में अच्छा जानकारी नहीं देता है। तो ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, यानी कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन खत्म। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, है एरर। एरर जो है आपको काफ़ी जो है बार पूछा गया है और ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरर में क्या होता है, एरर जो है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। जब हम ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू को डिफरेंस निकाल देते हैं तो यही तो एरर हो गया। टाइप्स ऑफ एरर में आपका हो गया सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, कांस्टेंट एरर, ठीक है। इस तरह का जो है आपका एरर होता है। आप जो है 4 जो टाइप होता है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपका है। और हाउ टू मिनिमाइज द एरर, जैसे कि मान लीजिए अगर इन्वायरमेंटल एरर है तो इसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो इन्वायरमेंटल को एरर को मिनिमाइज करने का तरीका है कि हम जो है एक जो है फिक्स वातावरण में करेंगे, हम एसी लगा लेंगे या वातावरण को फिक्स कर लेंगे तो इन्वायरमेंटल एरर नहीं होगा। सो इस तरह का जो है आपको मिनिमाइज करने के लिए भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया, यानी कि आपको जो है फर्स्ट यूनिट का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको 3 पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है स्पेरोमीटर और स्क्रू गेज। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर रटाने के लिए नहीं आया हूँ। अगर रटाने के लिए आता तो मैं वीडियो को नहीं बनाता। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको स्क्रू गेज का डायग्राम बना लेना है, स्पेरोमीटर का डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना है और वर्नियर कैलिपर का डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना है। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो जो है वर्नियर कैलिपर है, बार बार पूछता है, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर का डायग्राम बनाने के लिए आप केवल प्रैक्टिस कर लीजिए ना, उसके बाद कुछ जो है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसी तरह से लिख दीजिएगा। अगर आप जो डायग्राम को देख लीजिएगा तो डायग्राम में क्या क्या है उसी को तो लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए वर्नियर कैलिपर, इट हैज़ ए फिक्स्ड जॉ, इट हैज़ ए मूवेबल जॉ, इट हैज़ जो है इनर मेजरिंग ट्यूब्स, आउटर मेजरिंग ट्यूब्स, इट हैज़ डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, ठीक है। इस तरह करके जो है आप बात बना बना के लिख सकते हैं। उसके बाद आता है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट जो है इसी में आता है, ठीक है, इसीलिए हमने इसमें लिखा है। लिस्ट काउंट क्या है, द मिनिमम वैल्यू विच इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। द मिनिमम वैल्यू विच इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट, यही जो है आपका लिस्ट काउंट कहलाता है। तो ले दे के आपका पहला यूनिट हमने कंप्लीट करा दिया। इससे बाहर आपको क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम के बाद आप हमसे मिल भी सकते हैं, ठीक है। टोटल जो है आपका 4 यूनिट 4 जो है क्वेश्चन हमने दिया, ठीक है। 4 क्वेश्चन से आपको बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। 4 क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट यूनिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने जो है फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया होगा। फर्स्ट यूनिट आप पूरी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यूनिट नंबर 2 में आते हैं। अगर वीडियो लंबा जाएगा तो हम जो है ज़्यादा जो है डिफिनीशन को नहीं बताएंगे, डायरेक्ट जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहले आपको लिखना है कि वेक्टर क्या है। द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब जो है वेक्टर हो गया। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको क्या करना है, जैसे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में जीरो वेक्टर, यूनिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ये सारा जो है आपका वेक्टर का टाइप होता है। यहाँ पर आप जो है टाइप लिख दीजिएगा।
दो गो लॉ है आपको सेकेंड यूनिट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपने जो है लेमिस थ्योरम को पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ वहाँ से निकल जाएगा, पैरेललोग्राम भी जो है आपने पढ़ा था, ठीक है। सो ये जो है जो आपने पिछला सेमेस्टर में जो आपने लैब किया था उससे जो है आपको काफ़ी जो है मदद मिला होगा इसमें, तो इसको आपको जो है समझ लीजिएगा, काफ़ी रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं आपको कहने आया कि रट लीजिए, आप जो है केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, एग्जाम में आप धुआं उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इसमें आपको डेरिवेशन करना है। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में शायद आपको याद आ रहा होगा, फॉर्मूला क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये जो है आपका फार्मूला है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। अब इसमें होता क्या है कि कभी कभी प्रॉब्लम दे देता है, जैसे कि मास दे दिया, ठीक है, एक मास दे दिया, दो मास दे दिया, एक वेलोसिटी दे दिया, एक और वेलोसिटी दे दिया। अब आपको पूछ देगा कि इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, फाइनल वेलोसिटी निकालिए। तो ये जो है आपको क्वेश्चन जो है बस यही फार्मूला से आपको बन जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये फार्मूला से आपको जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम खत्म। सो तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कभी कभी डिफिनीशन पूछ देता है मेरे प्रिय छात्रों, जैसे कि डिफाइन कर दीजिए इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है, वैसा बड़ा फोर्स जो कम समय के लिए लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। जैसे कि हमने काटी ठोक रहे हैं, तो काटी ठोक रहे हैं तो एक बहुत बड़ा फोर्स लगेगा, एक कम समय के लिए लगेगा, तो ये क्या है, इम्पल्स है। हमने जो है एक तमाचा कस के मार दिया आपको, तो ये क्या कहलाएगा, तो इम्पल्स कहलाएगा। चट देनी पट देनी खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ठीक है। आपको गाना याद है, तो वही जो है इम्पल्स है, ठीक है। उसके बाद जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। इस बात को जो है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा डायग्राम के साथ, अगर आप इसको लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंट्रीपिटल यानी कि ईटल यानी कि वैसा फोर्स जो सेंटर की ओर लगेगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल यानी कि उगल, इसमें जो लास्ट का वर्ड आ रहा है उगल है, यानी कि उगलना है। तो वैसा फोर्स जो बाहर की ओर लगेगा, ठीक है, वैसा फोर्स जो सेंटर से बाहर की ओर लगेगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो हम आपको तो समझा दिए, अब इसका एग्जांपल देना है सेंट्रीफ्यूगल का और सेंट्रीपिटल का। सो पहला यूनिट दूसरा यूनिट आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला यूनिट दूसरा यूनिट आपको कंप्लीट हो गया। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपको भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, लेकिन जो भी समय लूँगा आपके लिए कीमती समय होगा और आपको जो है हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पहला दूसरा यूनिट कंप्लीट। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 आपका बड़ा यूनिट है क्योंकि इसमें वर्क पावर एनर्जी के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको वर्क के भी बारे में पढ़ना है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, पावर के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है। यानी कि एक यूनिट में 4 टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। वर्क हो गया, उसके बाद आपका फ्रिक्शन हो गया, उसके बाद पावर हो गया, उसके बाद एनर्जी हो गया। सो थोड़ा सा जो है इसमें हम 6 जो है क्वेश्चन दिए हैं। 6 क्वेश्चन भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन, वर्क एंड टाइप्स ऑफ वर्क। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क, जीरो वर्क, ठीक है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ये सारा जो है आपका टाइप्स ऑफ वर्क हो गया। तो इसमें जो है आपको कुछ करना तो नहीं है, ये तो आपको हम इसी तरह से बता दिए। जैसे कि जीरो वर्क कब होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो जीरो वर्क हो गया। पॉजिटिव वर्क कब हो गया, जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। नेगेटिव वर्क क्या कहलाएगा, कि जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वस्तु का डिस्प्लेसमेंट होता है तो नेगेटिव वर्क कहलाता है। ये सारा चीज़ जो है आपको समझने का खेल है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है। सो ये जो है आप इसको देख लिए। अब हम आते हैं फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। फ्रिक्शन से आपको 2 क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन क्वेश्चन, पहला तो आपको फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन जो है क्या होता है, इट इज ए अपोजिंग फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मोशन का विरोध करता है वही तो फ्रिक्शन कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं घर्षण, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, डायनामिक फ्रिक्शन होता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। एप्लीकेशन का मतलब फ्रिक्शन का कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से हम लिख पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जो है आपका ब्रेक लगता है, फ्रिक्शन की वजह से जो है बहुत सारा चीज़ होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं होता, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में होता। तो ये बात को जो हमने आपको पढ़ाया ही था, समझाया भी था। अब आता है वर्क डन इन एन मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है आपको हम डेरिवेशन आपको कहेंगे कि आप इसको डेरिवेशन को देख लीजिएगा। वर्क डन में हमने डेरिवेशन कराया था,
दो डेरिवेशन है, ठीक है। एक जो है इंक्लाइन प्लेन के लिए है, एक जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए है। इंक्लाइन प्लेन में भी आपका दो होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। यानी कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरेगा तब, एक जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा तब। तो ये जो है आप देख लीजिएगा डेरिवेशन, अगर आपके पास समय है तो इस क्वेश्चन को जो है आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी जो है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी कि अब हम एनर्जी पर आ गए हैं। तो एनर्जी दो होता है मेरे प्रिय छात्रों, पहला होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं mgh को बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हाइट को बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और हाइट को घटने से पोटेंशियल एनर्जी घटता है। उसी तरह से अगर हम बात करें आपका काइनेटिक एनर्जी का, तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में आपको फॉर फ्री बॉलिंग बॉडी, यानी कि हमने एक एग्जांपल को बताया था, एक बॉल को लिया था और 3 पॉइंट पर जो है हम मैकेनिकल एनर्जी को कंसीडर किए थे, एक टॉप पोर्शन पर, एक कहीं मिडिल में और एक कहीं ग्राउंड में, ठीक है। यानी कि तीनों में हमको दिखाना है कि मैकेनिकल एनर्जी सेम होगा, तीनों में हमें दिखाना है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। तो हम जो है इसका डेरिवेशन हमने बता दिया था, आप हमारा यूट्यूब पर जो है वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको मदद मिल जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको छोड़िएगा नहीं, आप इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को डिराइव करने के लिए आप सीख जाइएगा, ठीक है। बहुत आसान है, सबका जो है mgh ही आता है, हमने आपको क्लास में भी बताया था, यूट्यूब पर भी वीडियो है। 4 क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है। जैसे कि मान लीजिए एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी विथ एग्जांपल। इसमें जो है आपको कभी कभी पूछ देता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सो हम जो है आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, अलवा जलवा क्वेश्चन नहीं देंगे, वैसा क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स क्या है, तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी क्या होता है ये आपको समझना है। टाइप्स ऑफ एनर्जी, आपको दो एनर्जी के बारे में पढ़ना है, एक जो है पोटेंशियल एनर्जी है, एक जो है काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद जो है इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जब कोई एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि आप जो है सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जड़ गए तो आपका ट्रांसफर हो गया। आप जो है किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे थे 10th क्लास में, अभी जो है आप पॉलिटेक्निक करने के लिए आ गए तो आपका वहाँ कॉलेज से आपका ट्रांसफर हो गया कहाँ, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एनर्जी का, जैसे कि देखिए सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ये जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। हमने जो है हवा चलाया, चक्का को नचाया, विंड के मदद से हमने जो है पंखा नचाया, उसके मदद से हमने जो है बनाया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये इस तरह का जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है, ठीक है। सो ये जो है एग्जांपल हो गया 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब वर्क पावर एनर्जी का प्रॉब्लम आपको करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम आपको यहाँ पर फार्मूला दे दिए हैं। फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपको वर्क पावर एनर्जी का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि पावर का जो है फार्मूला क्या होता है, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क बाय टाइम। आपको वर्क दे देगा, पावर दे देगा, बोलेगा कि टाइम कितना लगेगा, तो चुटकी से मेरा फार्मूला लगाइएगा, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वहाँ से आप जो है टाइम निकाल दीजिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें वर्क का फार्मूला, तो वर्क का फार्मूला पावर गुने टाइम भी होता है। वर्क का फार्मूला आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अगर थीटा नहीं रहेगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। अगर हम बात करें एनर्जी का दो फार्मूला होता है। पहला अगर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी तो आपका हो गया mgh। तो इस तरह से जो है आपका फार्मूला होता है। सो आपको हमने कराया यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यानी कि पहला यूनिट में हमने जो है मेजरमेंट के बारे में जो आपको पढ़ना था 4 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट दिया, साथ में हमने रिवीजन भी कराया। दूसरा यूनिट जो आपको फोर्स के बारे में पढ़ना था, फोर्स एंड मोशन, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया 4 और रिवीजन भी कराया। तीसरा यूनिट जो है थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया है। 6 क्वेश्चन भी कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, इसमें जो है वर्क पावर एनर्जी के बारे में पढ़ना है, साथ में आपको फ्रिक्शन भी छिपा हुआ है यूनिट है। तो इसमें जो है 4 आपका जो है टॉपिक है, तो हमने वर्क पावर एनर्जी और फ्रिक्शन पर भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। सो ले दे के हमने जो है आपका 50% सिलेबस का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा जा रहा है, इसलिए जो बाकी का जो 4 5 6 यूनिट होगा उसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे।
ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या एक शॉट में आपका 3 यूनिट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, क्या आप सेकंड पार्ट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप हमें कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए सेकंड पार्ट में यूनिट नंबर 4, 5, 6 भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।